कहानी की शुरुआत होती है जॉन गैरेटी और उसके परिवार से, जो ग्रीनलैंड के एक अंडरग्राउंड बंकर में रह रहे हैं। कॉमेट के धरती से टकराने के पूरे 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। इस भयानक एक्सीडेंट ने दुनिया की 75% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया है। आसमान में अब भी कॉमेट के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स घूम रहे हैं, जिसकी वजह से हवा पूरी तरह पोल्यूटेड हो चुकी है। रेडिएशन का खतरा हर वक्त बना रहता है और अर्थक्वेक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अब लोगों की नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इंसानों के पास बंकर में छुपकर रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। जॉन एक इंजीनियर है, लेकिन बंकर के लिए वो एक स्काउट का काम भी करता है। इसका मतलब है कि वह एक खास हजमत सूट पहनकर बाहर की दुनिया का जायजा लेने जाता है। एक दिन जॉन बाहर की चेकिंग कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि जमीन पर बनी दरारें अब पहले से ज्यादा बड़ी हो रही हैं। ये देखकर जॉन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। चलते चलते जॉन समंदर के किनारे पहुंचता है, जहां उसे बहुत सारी लाइफ बोट्स और एक क्रैश्ड शिप दिखाई देता है। जॉन एक एक करके सारी लाइफ बोट्स चेक करता है कि शायद कुछ काम का मिल जाए, लेकिन उनमें कुछ नहीं होता। फिर वो शिप के अंदर एक बड़े छेद से एंट्री करता है। शिप के अंदर उसे कुछ यूजफुल टूल्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपने बैग में भर लेता है। जब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे शिप के क्रू की डेड बॉडीज मिलती हैं, जो देखने में काफी दर्दनाक होता है। वहीं एक ड्रॉर में जॉन को एक नोटबुक मिलती है, जिसमें एक सुंदर फ्लावर की ड्राइंग बनी होती है। वो उसे भी अपने साथ रख लेता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अचानक जॉन के रेडियो पर बंकर से एक वार्निंग आती है। एक सोल्जर उसे बताता है कि एक खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म उसकी तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। जॉन बिना वक्त गवाए वहाँ से भागना शुरू करता है। स्टॉर्म की बिजलियां उसके पीछे पीछे आ रही होती हैं। जॉन अपनी पूरी ताकत लगाकर बंकर के गेट की तरफ दौड़ता है और बिल्कुल सही वक्त पर अंदर जंप करता है। जैसे ही जॉन गेट बंद करता है, बाहर स्टॉर्म का ब्लास्ट होता है। बंकर के अंदर टीम जॉन को डीकॉन्टामिनेट करती है ताकि रेडिएशन साफ हो सके। जॉन वहाँ बैठकर काफी शॉक में होता है, क्योंकि वो मौत के बहुत करीब था। इस डर से निकलने के लिए जॉन अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है और बताता है कि उसे ये बदली हुई दुनिया बहुत अजीब लगती है। थेरेपिस्ट उसे समझाता है कि हर कोई ट्रॉमा में है और सब बस नॉर्मल होने का नाटक कर रहे हैं। वो जॉन को एडवाइस देता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा ओपन रहे और अपने इमोशंस न छुपाए। वहीं दूसरी तरफ जॉन की वाइफ एलिसन बंकर के लीडर्स के साथ एक मीटिंग कर रही है। मीटिंग का माहौल काफी टेंस है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। मीटिंग के बीच एलिसन को एक नोट मिलता है कि जॉन सेफली वापस आ गया है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। मीटिंग में डॉक्टर अमीना बताती हैं कि कॉमेट ने जो क्रेटर बनाया था, वो एरिया शायद रहने लायक हो सकता है। उस क्रेटर की डेप्थ इतनी है कि वहाँ पोल्यूटेड एयर नहीं पहुँचती और उसका शेप रेडियो एक्टिव स्टॉर्म्स को रोकता है। ये सुनकर सबको एक उम्मीद मिलती है, लेकिन एडम नाम का एक लीडर उन्हें याद दिलाता है कि वो क्रेटर सदर्न फ्रांस में है और वहाँ सिविल वॉर चल रही है। तभी एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और पूरा बंकर हिलने लगता है। लोग डर जाते हैं, लेकिन उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए अर्थक्वेक रुकते ही सब अपने काम पर लग जाते हैं। डॉक्टर अमीना कहती हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से शिफ्ट हो रही हैं और अर्थक्वेक अब पहले से ज्यादा आएंगे। इस मीटिंग में एलिसन सबको बताती है कि उन्हें बाहर से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है और हमें उन रेफ्यूजीज की मदद करनी चाहिए, लेकिन एडम इसके खिलाफ है। उसका कहना है कि बंकर में न जगह है और न ही खाना, ऊपर से बाहर के लोगों से बीमारी फैलने का खतरा है। एलिसन जिद करती है कि हर डिसीजन वोट से होना चाहिए। वोट होता है और ज्यादातर लोग एलिसन का साथ देते हैं। ये तय होता है कि कल एक स्पेशल व्हीकल बाहर भेजा जाएगा ताकि सर्वाइवर्स को लाया जा सके। रात को जॉन बंकर की पाइप्स फिक्स कर रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा नेथन बंकर के एग्जिट गेट के पास गया था। एलिसन नेथन पर बहुत गुस्सा होती है और उसे समझाती है कि जॉन को हर रात कितनी बुरी तरह खांसी होती है, क्योंकि वो बाहर स्काउटिंग पर जाता है। डिनर के वक्त जॉन वो फ्लावर वाली नोटबुक एलिसन को गिफ्ट करता है। जब नेथन टेबल पर आता है तो जॉन उसे बहुत डांटता है, जिसकी वजह से नेथन रोने लगता है और अपने रूम में चला जाता है। जॉन और एलिसन थोड़ी देर डांस करते हैं, लेकिन एलिसन जॉन की खांसी सुनकर फिर से परेशान हो जाती है। अपने रूम में नेथन एक फ्लैशलाइट और छेद वाली शीट से सीलिंग पर नकली स्टार्स बनाता है और इमेजिन करता है कि वो असली आसमान के नीचे है। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। जॉन को बंकर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देती हैं, जो कि एक बहुत बुरा साइन है। बाहर गया स्नो कैट कुछ सर्वाइवर्स को लेकर वापस आ रहा होता है। टीम रेडियो पर कांटेक्ट करके कहती है कि उन्हें एक और ट्रिप करनी होगी, क्योंकि काफी लोग पीछे छूट गए हैं। एडम तुरंत मना कर देता है और गुस्से में चिल्ला उठता है। तभी एक बहुत भयानक अर्थक्वेक आता है, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। स्नो कैट से कनेक्शन टूट जाता है, बंकर की सीलिंग गिरने लगती है और हर तरफ मलबा गिरने से लोग इंजर हो जाते हैं। जॉन के सिर पर भी एक पत्थर लगता है और धूल की वजह से उसकी खांसी और बढ़ जाती है। हर तरफ अलार्म बज रहे हैं और बंकर के अंदर एक एक्सप्लोजन होता है। जॉन जल्दी से एलिसन के ऑफिस पहुंचता है और उसे मलबे से बाहर निकालता है। फिर दोनों भागते हुए नेथन के रूम में जाते हैं। नेथन ने मास्क पहना होता है, लेकिन उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। जॉन अपने परिवार को पैकिंग करने के लिए बोलता है और खुद एक्स्ट्रा मास्क ढूंढने निकल जाता है। बंकर के अंदर पैनिक मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जॉन किसी तरह लॉकर तोड़कर मास्क निकालता है और नेथन को पहनाता है, जिससे वो थोड़ा बेहतर फील करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंकर की दीवारें पूरी तरह से टूट रही हैं। एग्जिट गेट पर लोगों की इतनी भीड़ है कि गेट खुल ही नहीं रहा। जॉन देखता है कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, इसलिए वो अपने परिवार को ईस्ट टनल की तरफ ले जाता है। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि टनल कोलैप्स हो चुकी है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता
रास्ता नहीं है, इसलिए जॉन सबको मलबे के नीचे से रेंग कर पार करने को कहता है। ये काफी खतरनाक होता है क्योंकि मलबा कभी भी उन पर गिर सकता है। किसी तरह वो टनल क्रॉस करके दूसरे डोर तक पहुंचते हैं। जॉन गेट खोलने का बटन दबाता है तो मशीन से जोरदार आवाज आती है और पूरा रूम गिरने लगता है। वो लोग तेजी से बाहर भागते हैं और बिल्कुल एंड मोमेंट पर बंकर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर का नजारा काफी डरावना है। जमीन से पानी के गीजर्स निकल रहे हैं। इस भगदड़ में नेथन खो जाता है। जॉन और एलिसन उसे ढूंढने के लिए पीछे भागते हैं और देखते हैं कि नेथन गिर चुकी डॉक्टर अमीना की मदद कर रहा है। वो लोग अमीना को साथ लेकर बीच की तरफ भागते हैं जहां लोग रेस्क्यू बोट्स में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीच पर हालात बहुत खराब हैं। एक बोट पर इतने लोग चढ़ जाते हैं कि वो पलट जाती है और लोग पानी में गिर जाते हैं। कुछ गुंडे एडम का मास्क छीनने की कोशिश करते हैं। जॉन और एलिसन वहां पहुंचकर एडम को बचाते हैं और उसे किनारे तक लाते हैं। अब सिर्फ एक आखिरी बोट बची है। जॉन अपने परिवार और कुछ सर्वाइवर्स को लेकर उसमें चढ़ जाता है। एलिसन चाहती है कि और लोगों को भी लिया जाए, लेकिन पायलट कहता है कि अगर वेट ज्यादा हुआ तो बोट डूब जाएगी। मजबूरी में उन्हें गेट बंद करना पड़ता है और लोग बोट के बाहर लटक कर चिल्लाते रह जाते हैं। तभी एक बड़ी लहर आती है और बीच पर मौजूद सभी लोगों को बहा ले जाती है। जॉन की बोट भी उस लहर से टकराती है, लेकिन पायलट किसी तरह उसे हैंडल कर लेता है और वो लोग समंदर के बीच पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद जॉन एक डिवाइस से हवा चेक करता है और बताता है कि हवा साफ है। अब सब अपना मास्क उतार सकते हैं। सब लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। आइसलैंड तो तबाह हो चुका है, इसलिए वो लोग इंग्लैंड की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। रास्ते में बोट का इंजन खराब हो जाता है, लेकिन जॉन अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स से उसे ठीक कर देता है। रात को नेथन पहली बार असली स्टार्स देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद पर। बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो लोग समंदर की लहरों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं। खाना खत्म हो रहा है और सब काफी वीक हो चुके हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद बोट किनारे से टकराती है। जब वो लोग बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि वो लिवरपूल पहुंच गए हैं। लिवरपूल का काफी हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। जॉन चप्पू चलाकर बोट को एक सूखी रोड तक ले जाता है। शहर पूरा सूना लग रहा है। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो एक छोटी सी सेटलमेंट में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग काफी बीमार लग रहे हैं। जॉन को वहाँ चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि एक भीड़ एक दूसरे बंकर के गेट पर प्रोटेस्ट कर रही है, जिसे आर्म्ड सोल्जर्स ने घेरा हुआ है। एडम वहाँ जाकर उन्हें बताता है कि वो ग्रीनलैंड का गवर्नमेंट ऑफिशियल है और उसे असाइलम चाहिए। सोल्जर उनसे आइडेंटिटी बैजेस मांगते हैं, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास उसका बैज होता है। एडम गुस्से में सोल्जर से बहस करने लगता है। तभी एक सोल्जर गोली चला देता है और एडम की वहीं मौत हो जाती है। भीड़ बेकाबू होने लगती है और सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक आसमान में एक खतरनाक स्टॉर्म दिखाई देता है। लोग डर कर भागते हैं। अमीना और जॉन की फैमिली एक वैन को रोकती है जिसका ड्राइवर ओबी है। ओबी काफी कड़वा इंसान है। वो पैसे मांगे बिना उन्हें बिठाने को तैयार नहीं होता। जॉन अपनी वॉच उसे दे देता है और वो लोग वैन में बैठकर स्टॉर्म से बच निकलते हैं। रास्ते में ओबी बताता है कि लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। ओबी कहता है कि उसे नहीं लगता कि फ्रांस वाला क्रेटर कोई सेफ जगह है। वो उसे एक अफवाह मानता है। तभी अचानक आसमान से कॉमेट के फ्रैगमेंट्स गिरने लगते हैं। सब वैन से निकलकर पेड़ों को कस कर पकड़ लेते हैं। हवा इतनी तेज है कि पेड़ों की टहनियां टूट रही हैं। ओबी अपनी वैन को बचाने के लिए भागता है, लेकिन एक कॉमेट फ्रैगमेंट सीधा उसके ऊपर गिरता है, जिससे ओबी और उसकी वैन दोनों तबाह हो जाते हैं। कॉमेट शावर खत्म होने के बाद अमीना और जॉन की फैमिली जो कुछ भी वैन के मलबे से मिलता है उसे लेकर पैदल ही लंदन की तरफ निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग लंदन में एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। दरवाजा खुलता है और एक लड़की मैकेंजी उन पर गन तान देती है, लेकिन जब वो देखती है कि ये उसके पुराने दोस्त हैं तो वो उन्हें अंदर बुला लेती है। ये बिल्डिंग एक रिटायरमेंट होम है जहाँ सिर्फ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। मैकेंजी ने जनरेटर और फिल्ट्रेशन सिस्टम से हवा को साफ रखा हुआ है। वहाँ उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है और वो खाना खाते हैं। जॉन फिर से क्रेटर के बारे में पूछता है, लेकिन मैकेंजी को भी पक्का नहीं पता। बाहर से गोली चलने की आवाजें आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि लंदन अब रहने लायक नहीं रहा। रात को एलिसन को जॉन की खांसी सुनाई देती है। वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि सिंक में खून गिरा है। जॉन पहले तो झूठ बोलता है कि ये नॉर्मल नोज ब्लीड है, लेकिन फिर वो सच बता देता है। जॉन बताता है कि बंकर के डॉक्टर ने उसे चेक किया था और उसे रेडिएशन की ऐसी बीमारी है जिससे उसके पास सिर्फ 6 से 8 हफ्ते बचे हैं। एलिसन टूट जाती है और वो वही रहने की जिद करती है, लेकिन जॉन कहता है कि वो मरना नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए एक नया घर ढूंढना चाहता है। अगले दिन मैकेंजी उन्हें एक कार और एक गन देती है। जॉन, एलिसन, नेथन और अमीना कार लेकर फ्रांस के लिए निकलते हैं। रास्ते में जॉन महसूस करता है कि नेथन काफी उदास है, तो वो रोड ट्रिप गेम्स खेलने का आइडिया देता है। अचानक एक गोली कार की विंडो तोड़ती है और सीधा अमीना के सिर में लगती है। अमीना की स्पॉट पर ही डेथ हो जाती है। कुछ गुंडे झाड़ियों से कार पर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कार चाहिए। जॉन पोजीशन लेता है और गन से एक एक करके रॉबर्ट्स को मारने लगता है। जब जॉन की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, तब एलिसन दूसरी गन से आखिरी गुंडे को ढेर कर देती है। वो लोग काफी दुखी होते हैं और अमीना को वही दफना देते हैं। नेथन को ये अजीब लगता है कि हम मरने वाले के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं जबकि वो जा चुका है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश चैनल का सारा पानी सूख चुका है और वो एक रेगिस्तान बन गया है। वहाँ बड़े बड़े शिप्स और कंटेनर्स जमीन पर पड़े हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जब वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक बहुत बड़ी खाई के पास पहुँचते हैं। उस खाई को पार करने का सिर्फ एक रास्ता है, एक पुराना रस्सी
रस्सी वाला पुल। नेथन बहुत डर जाता है, इसलिए जॉन पहले चलकर उसे हिम्मत देता है। वो लोग धीरे धीरे पुल पार कर रहे होते हैं, तभी तेज हवा चलने लगती है और पुल झूलने लगता है। किसी तरह वो बीच में मौजूद एक बड़ी चट्टान तक पहुंचते हैं। वहां से दूसरी तरफ जाने के लिए लोहे की 2 सीढ़ियां लगी हुई हैं। तभी एक जोरदार अर्थक्वेक आता है और रस्सी वाला पुल टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। एक आदमी डर के मारे पीछे मुड़ता है और नेथन के ऊपर गिर जाता है। जॉन और एलिसन किसी तरह नेथन को बचाते हैं और वो आदमी खाई में गिर जाता है। रॉक धीरे धीरे टूट रही है, इसलिए वो तेजी से सीढ़ी चढ़कर फ्रांस की जमीन पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग पैदल ही फ्रांस के वेस्टलैंड में चल रहे हैं। तभी उन्हें एक शख्स डेनिस मिलता है जो उन पर गन तान देता है, लेकिन जब उसे लगता है कि ये लोग खतरनाक नहीं हैं, तो वो उन्हें अपने घर ले जाता है। डेनिस एक पुरानी फैक्ट्री में रह रहा है जिसे उसने सोलर पैनल से पावर किया हुआ है। वहाँ उसकी बेटी कैमिल और उसकी म्यूट और व्हीलचेयर बाउंड वाइफ रहती हैं। डेनिस बताता है कि क्रेटर तक का रास्ता बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ फ्रेंच आर्मी और इंसर्जेंट्स के बीच जंग चल रही है। जॉन डेनिस को बताता है कि उसके पास वक्त कम है। अगले दिन डेनिस जॉन को एक मैप देता है और उसे अपने एक मिलिट्री दोस्त का फोटो देता है ताकि रास्ते में आर्मी उनकी मदद करे। डेनिस जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी कैमिल को भी अपने साथ ले जाए ताकि वो सेफ रह सके। कैमिल अपने पेरेंट्स को रोते हुए बाय बोलती है और जॉन की फैमिली के साथ निकल जाती है। कुछ देर ड्राइविंग के बाद जॉन सबका मूड ठीक करने के लिए गेम खेलता है। तभी रास्ते में उन्हें सोल्जर्स घेर लेते हैं। कैमिल अपने पिता के दोस्त का नाम लेती है और वो फोटो दिखाती है, जिसके बाद सोल्जर्स उन्हें आगे जाने देते हैं। रात को वो लोग एक वॉर जोन में पहुंचते हैं जहाँ हर तरफ धमाके हो रहे हैं। एक सोल्जर उन्हें खाइयों के रास्ते ले जाता है। जॉन की हालत खराब हो रही है, वो बार बार खून की खांसी कर रहा है। ट्रेंच में उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं। सोल्जर उन्हें एक फॉरेस्ट के पास छोड़ देता है और कहता है कि बस आगे बढ़ते रहो। अगले दिन सुबह उन्हें पहाड़ों के बीच एक नया रास्ता दिखता है। जॉन समझ जाता है कि वो क्रेटर के बहुत पास है। वो लोग एक मिलिट्री कैंप पहुंचते हैं और पता चलता है कि डेनिस का दोस्त मारा जा चुका है। जॉन एक सोल्जर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि वो मरने वाला है और उसे बस अपने बच्चों को बचाना है। सोल्जर को रहम आ जाता है और वो उन्हें एक बस में बिठा देता है जो क्रेटर की तरफ जा रही है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बस रास्ते में एक एक्सप्लोजन का शिकार हो जाती है। इंसर्जेंट्स बस को घेर लेते हैं और ड्राइवर को मार देते हैं। जॉन अपने परिवार को बाहर निकालता है और खुद एक इंसर्जेंट से भिड़ जाता है। बस के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। कुछ देर बाद जॉन बाहर निकलता है। वो जीत तो गया है, लेकिन उसे गोली लग चुकी है। नेथन जॉन के जख्म को दबाता है और एलिसन बस चलाकर पहाड़ी के ऊपर ले जाती है। जब वो लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे एक बहुत सुंदर नजारा दिखता है। क्रेटर के अंदर सब कुछ हरा भरा है, पानी साफ है और हवा बिल्कुल शुद्ध है। ये वही जगह है जहाँ से नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। जॉन वही जमीन पर गिर जाता है। एलिसन, नेथन और कैमिल उसके पास बैठकर रोने लगते हैं। जॉन अपने परिवार को एक आखिरी बार देखता है और सुकून से अपनी आंखें मूंद लेता है। नेथन अपने पिता की वही पुरानी प्रेयर दोहराता है और पूरा परिवार उस नई दुनिया की तरफ देख रहा होता है जहां अब मौत नहीं बल्कि जिंदगी है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।